अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट विद अब्सार आलम के साथ और दो बहुत अहम इश्यूज़ हैं। एक तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पे जो हमला हुआ उसमें क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, जो सिक्योरिटी लैप्स था। दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम आपको उसके बारे में हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, उन हक़ाइक़ से जो अभी तक आवाम के सामने नहीं आ सके, और उसमें क्या हमारे लिए सबक है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उस पे बात करने से पहले मैं आपको एक जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अमेरिका में रहने वाले, उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के लगाने का आगाज़ किया और वाइट हाउस कुछ ही दिनों में वो अपनी तजवीज़ को नाफिज कर देगा, उसमें पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो समझते हैं कि उनके पास अमेरिकन सिटीज़नशिप है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, बल्कि अमेरिकन सिटीज़नशिप जिनके पास है, जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट्स हैं, उनके लिए भी ख़तरे की घंटी बज गई है। इस तरह से कि वहाँ जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं, ज़्यादातर उनकी तादाद बहुत साल पहले गई थी, और वो जिस तरीके से गए थे वो बहुत सारे कानूनी तरीके नहीं थे, तो बहुत सारे लोग वहाँ गैर कानूनी तरीके से गए हैं। तो वहाँ उनके लॉयर्स ने उनको ये बात बताई है कि आप अगले कुछ महीनों या शायद एक साल के लिए मुल्क से बाहर ना जाएं, अमेरिका से बाहर ना जाएं। चाहे आपने हज के लिए जाना हो, उम्रे के लिए जाना हो, या आपने वैसे ही अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान आना हो विज़िट करने के लिए, क्योंकि जब आप वापस अमेरिका एंटर होने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हवाई जहाज़ से हो, चाहे वो बहरी जहाज़ से हो, चाहे वो रोड के रास्ते हो, तो वो वहाँ पे आपकी दोबारा कंप्लीट चेकिंग की जाएगी। और ख़ास तौर पे ये देखा जाएगा कि जब पहली दफ़ा आप अमेरिका आए थे, चाहे वो आज से 30 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, या 40 साल पहले थे, तो आपने आने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया था, आपके पास कौन सा वीज़ा था, आपके पास वीज़ा था भी या नहीं, या आप इलीगल एंटर हुए थे अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ें वो दोबारा देखेंगे उन लोगों की जिन्होंने सिटीज़नशिप अमेरिका की ली है पिछली कई दहाइयों में। तो ये एक बड़ी ही जिस ऐसी खबर है जिसने वहाँ पे खौफ फैला दिया है पाकिस्तानी कम्युनिटी में। तो इसलिए हम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं और दूसरे ममालिक में भी जो रहते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, और इस बदलती दुनिया में अगर वो उस मुल्क को गाली निकालते रहेंगे, उस मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रत खुद ही फैला के अपने अंदर भी नफ़रत पैदा कर लेंगे, तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उनमें बहुत सारों को अब पाकिस्तान वापस आना पड़े और यहाँ रहना पड़े, क्योंकि वहाँ से अगर वो डिपोर्ट किया जाता है, उसी मुल्क में वापस भेजा जाएगा जहाँ से आपका ओरिजिन था। तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ से आप उठ के जाएं, जहाँ पे साथ बैठ के खाया है, जहाँ के साथ बैठ के आपने वक्त गुजारा है, उसको दूर जाके गाली ना दें, क्योंकि किसी वक्त आपको उनसे दोबारा भी मिलना पड़ सकता है। तो उस दुश्मन से इतनी दुश्मनी मत डालो कि दोबारा दोस्ती हो जाए तो आपको शर्मिंदगी हो, और दोस्त अपना हो तो उसके साथ दुश्मनी इतनी ना डालो कि वो दोबारा दोस्त बने तो आपको शर्मिंदगी हो। तो कुछ अखलाकी मयार हैं वो कायम रखने चाहिए। अभी भी वक्त है, आप लोग इस पे सोचें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। हमें इससे कोई खुशी नहीं है कि अगर आपके लिए वहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम इस मुल्क को, इस धरती को गाली ना दें जहाँ हम रहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, और हो सकता है आपको भी वापस यहाँ पे आना पड़े। और अब हम जो मैंने अभी आपको बात की है जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से, बहुत एक सानिया हुआ है और बहुत बड़ा वाक़या दुनिया की तारीख़ में, दुनिया की इस तरह की हाईजैकिंग की तारीख़ में ये एक बहुत दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या है। और इस पे ज़ाहिर है अगर बॉलीवुड होता तो वो इस वक्त तक फ़िल्में बनाना शुरू कर चुका होता, हॉलीवुड होता तो वो भी बनाता। पाकिस्तान का सिनेमा इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन इस पे दो आस्पेक्ट हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको समझने की ज़रूरत है। एक है इंटेलिजेंस का आस्पेक्ट, कि इस ज़ाहिर है कि जंगी कैफियत है, और वैसे भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम मुल्क से इंटेलिजेंस इदारों के पास आती रहती है। ख़ास तौर पे जहाँ पे जंगी सिचुएशन हो, जंगी हालात हों, वहाँ से तो ज़रूर आती है। और यहाँ पे पूरा नेटवर्क है बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस गैदरिंग का। तो एक सवाल ये उठा, और डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पे तनकीद भी हुई, इस पे लोगों ने शुकूक व शुबहात का इज़हार भी किया, जर्नलिस्टों ने भी किया, दूसरे लोगों ने भी किया, बाहर बैठे लोगों ने भी स्टेटमेंट्स दी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा है कि जो ऑपरेशन हुआ है, जिस तरीके से वो किस तरीके से ऑपरेशन हुआ है और वो कितना कामयाब था, उसमें कितनी पेशा वराना महारत दिखाई गई है। तो ये आज दोनों चीज़ों के बारे में इस पे बात करेंगे।
और मेरी रिसर्च टीम ने बहुत इस पे मेहनत की है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के लाए हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ। और वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका आगाज़ हुआ जब मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत सी बात चल रही थी इंटेलिजेंस फेलियर की, और उस पर सवाल भी हुआ। फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था, तो उस पे DGISPR साहब ने क्या फरमाया, आप सुनिएगा। And in this particular case also, there was a threat in the general area. In this area, there was a general threat of the SCB. There was not a specific threat to the कि ये ट्रेन पे इस वक्त ये इंसिडेंट होगा। तो आपने सुना कि वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इस एरिया के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। तो ये बहुत अहम नुक्ता है जिसको हम सब ने इग्नोर किया, लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने इग्नोर नहीं किया, इस पे उन्होंने काम किया। वो काम किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो इससे ये साबित हुआ कि इंटेलिजेंस इसकी थी और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। तो और स्पेसिफिक एरिया की थी, जो एरिया वहाँ पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है उस एरिया के बारे में थी। और इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन आप इसके बाद देखें कि ये ना सिर्फ ये कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुख्तलिफ ने इस स्पेसिफिक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई हो सकती है। मज़ीद तफसील मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके बाद भी इंटेलिजेंस जो हमारा नेटवर्क है, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने किस तरह इस ऑपरेशन में जो बड़ा सक्सेसफुल था उसको छुड़वाने का यरगमालियों को, उसमें क्या मदद की, ये भी आप DGISPR साहब की ज़बानी सुन लें। जी, जो रिस्पांस गया है, जिसको आपने सक्सेसफुली देखा है कि किस तरीके से लोगों को बचाया गया है, इस रिस्पांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्ले किया है। आपने दो बातें उनकी, दो दफ़ा इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात उन्होंने की है। एक दफ़ा उन्होंने पहले कहा कि इस जगह स्पेसिफिक एरिया की इंफॉर्मेशन थी, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जब ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ दहशतगर्दों के और यरगमालियों को रिहा करवाया गया, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का और उनके पूरे नेटवर्क का बहुत अहम रोल है। तो मैं इस पे आपको बताता हूँ कि कैसे है दोनों चीज़ें, और फिर हम चलेंगे कि जो ऑपरेशन हुआ वो कितना सक्सेसफुल और किस तरीके से हुआ, और इसमें गफलत कहाँ पे हुई, कोताही कहाँ पे हुई। बात यह है कि जो जैसे कि DGISPR साहब ने कहा है कि इंटेलिजेंस थी, रिपोर्ट्स थी, और मैं अब आपको ये बता रहा हूँ बहुत अपने जो मैंने आपको बताया हमारी रिसर्च टीम ने इस पे काम किया है, और इंटेलिजेंस जो आई थी वो बहुत स्पेसिफिक थी, बहुत स्पेसिफिक थी, इतनी स्पेसिफिक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये तक बताया गया था उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी थी कि या 4 मार्च को हमला होगा और या 11 मार्च को हमला होगा। दोबारा सुन लें आपके, या 4 मार्च को होगा या 11 मार्च को होगा, और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला 11 मार्च को हुआ। एक चीज एरिया का DGISPR साहब खुद फरमा रहे हैं कि उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी, स्पेसिफिक एरिया बताया गया उस इंटेलिजेंस जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, एक ने नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक एरिया बताया कि यहां हमला होगा, और यहां तक बताया गया कि ट्रेन पे हमला होगा। और फिर यह भी पता था कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे हमले होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे वो टाइमिंग ऐसी है, उसका रूट ऐसा है, एक ट्रेडिशन ऐसी बन गई है कि फौजी और उनकी फैमिलीज जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पे सफर करती हैं जब उन्होंने अंदरूनी मुल्क आना, क्योंकि वो तकरीबन पूरे मुल्क का चक्कर लगाती है, और जिस स्टेशन पे जिस फौजी फैमिली की पोस्टिंग है या ट्रांसफर है या छुट्टियों पे जाना है, वहां पे वो आराम से एक ही ट्रेन में बैठे बैठे वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। चौथी चीज कि जाफर एक्सप्रेस के चलने के मौके दिसंबर में कोयटा स्टेशन पे खुद कुछ हमला हो चुका था। तो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन इतना ज्यादा फोकस में थी, इस एरिया में उस पर हमला होना था, 4 मार्च या 11 मार्च को होना था, और 11 मार्च को हुआ। अब आप सोच रहे होंगे इतनी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ चुकी थी तो फिर ये क्यों हुआ। और ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, यही सवाल आज के बाद सब लोग पूछेंगे, क्योंकि आज मैं ये बता रहा हूं, और ये सवाल ऑलरेडी फौज के अंदर एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि इतनी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होने के बावजूद
वो कोताही या गफलत या नेग्लिजेंस कहाँ पे हुई कि एक ट्रेन में आप इतने फौजी और इतनी फैमिलीज जिनके पास हथियार नहीं थे, आपने उनको बिठा के इस तरह भिजवा दिया, ना वहाँ एरियल कवर दिया, ना वहाँ ग्राउंड पे कवर दिया प्रॉपर, ना जो लोग जो फौजी सफ़र कर रहे थे उनको हथियार साथ ले जाने की इजाज़त थी। मतलब ये इतनी बड़ी गफलत है कि अगर ये किसी सिविलियन अदारे ने किया होता तो शायद उस पर इल्ज़ाम लगता कि आप तो किसी और के एजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कह नहीं सकते। लेकिन मेरा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से ये रिक्वेस्ट है, और इसलिए रिक्वेस्ट है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अफसरदा हैं, आपके इदारे के लोग अफसरदा हैं, और होना भी चाहिए। और इसकी वजह यह है कि जो चंद लोग ऊपर टॉप पे बैठे हैं वहाँ, उनमें से एक 3 स्टार जनरल है और 5 2 स्टार जनरल है, 5। और इन 6 लोगों का काम सिर्फ एक है कि जब इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनके पास आती हैं तो उन्होंने फिर अपना काम करना होता है, और उनका काम ही ये है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अवाम को और सबको। तो उनके अपने लोग जो जा रहे थे छुट्टियों पे या पोस्टिंग पे या ट्रांसफ़र उनकी हो रही थी और वो जा रहे थे, तो जब आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डेट वाइज आई तो आपने क्या किया? चीफ साहब, इस पे इंक्वायरी की जानी चाहिए। और मैं आपके इस पे इसलिए भी ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा ही एक वाक़या APS का हुआ था 2016 में पेशावर में, जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था, और उसमें उस पर जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे और उनके पसंदीदा चहीते कोर कमांडर हिदायतुर रहमान पेशावर में थे। और उस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात हुई थी कि ये कोर कमांडर की गफलत से ये सब हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस वक्त भी थी शायद, लेकिन गफलत इतनी बड़ी थी कोर कमांडर की, और लोगों ने मुतालबा किया कि आप उनको हटाएं ताकि जो डीमोरलाइजेशन हो रही है वो ख़त्म हो। लेकिन राहील शरीफ साहब ने नहीं हटाया, क्योंकि उस वक्त जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसी ने तो मुल्क की जड़ें खोखली की हैं। लेकिन आपसे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं और जितने बड़े आपने फ़ैसले किए हैं और जितने मुश्किल हालात में आपने इस मुल्क को एक हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए चलाया है, और ठीक चलाया है, ये कहना पड़ता है अब, तो आपसे ये उम्मीद है कि आप वो वाली जो जनरल राहील शरीफ को जो काम करना चाहिए था आप उसको अवॉइड करेंगे, और आप करेंगे ये काम, और ज़रूर पूछेंगे। मैं ये नहीं कह रहा किसी को सज़ा दें या किसी का करियर ख़राब करें, लेकिन एक जंगी हालत में अगर इस तरह की सिचुएशन में इतनी गफलत इस लेवल पे होती है तो आप सोचिए जो उनके अंडर लोग काम करने वाले हैं उनके दिल में क्या इज्जत होगी उस कमांड की जो वहाँ पे थी ग्राउंड पे। और मुझे पता है कि जो ऑपरेशन बाद में हुआ सक्सेसफुल, जो हाईजैकर्स से यरगमालियों को छुड़वाया गया, जो खुदकुश बमबार को टारगेट किया गया, और वो 11 मार्च को ये ट्रेन के हाईजैक होने की इतला आई है 2 बजे के करीब, उस वक्त से लेके 11 और 12 मार्च की रात सारी और 12 मार्च का दिन जब तक ये शाम को ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो गया, आप खुद कंट्रोल कर रहे थे उसको, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, और आप रात को जागते रहे। बहुत अच्छी बात है, आपके ट्रूप्स को ये बात पता है, इसलिए आपकी इज्जत बढ़ेगी जब कमांडर अपने ट्रूप्स के साथ खड़ा होता है, जब कमांडर उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल करता है। लेकिन आप का कवर लेके अगर आपके नीचे कुछ लोग वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सके तो इस अनप्रोफेशनलिज्म पे आपको ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। 2 सूबों पे इस वक्त दुश्मन ने हमला किया है, और आपको मुझसे ज़्यादा जाहिर है, आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि बलूचिस्तान तो बहुत स्पेसिफिक टारगेट है खुदा न खासा पाकिस्तान से अलग करने का। क्या वहाँ पे हम इस गफलत में, ये नहीं कहता कि ये उन्होंने जानबूझ के किया है, लेकिन ये इतनी गफलत, इतनी कोताही, और क्या अल्टरनेटिव नहीं थे? क्या 3 C-130 नहीं हायर किए जा सकते थे? एक कराची ले जाता लोगों को, एक लाहौर ले जाता फौजियों को, और एक इस्लामाबाद ले आता। तमाम फौजी आराम से अपने घरों में पहुंच जाते। जो हमने इतना नुकसान किया, 26 लोग शहीद हुए जिसमें से 18 या 22 फौज के लोग हैं। कितना मोरल डाउन हुआ होगा इससे। ये हम कोई तबसरा करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप ये ना बात करें, इससे मोरल पे असर पड़ेगा। ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, APS से भी मोरल पे असर पड़ा था।
वहाँ भी यह काम होना चाहिए था, वहाँ नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत रेपुटेशन ख़राब हुई फ़ौज के प्रोफेशनलिज्म की। अब फिर ये वाक़या हुआ, अब आपके पास एक मौका है कि प्रोफेशनलिज्म आप जैसा आपके अपने अंदर है, आप अपने इस इदारे में भी इन्फोर्स करें, और ख़ास तौर पे टॉप टियर पे जो कोताही और गफलत का मर्तकब हुआ है और जिससे इतनी जानें गई हैं, जिससे पूरे दुनिया में हमारे ऊपर लोगों को उंगली उठाने का, हमारे निज़ाम पे, हमारे सिक्योरिटी के निज़ाम पे, हमारे सलामती के निज़ाम पे लोगों को उंगली उठाने का मौका मिला है, जहाँ पे इंडिया ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब की है इस एक वाक़े से। और वो कैसे हुआ ये मैंने अभी आपको बता दिया, आपको मुझसे पहले पता है, आपको पता है। सिर्फ इस पे ये है कि एक राइट स्टेप एट द राइट मोमेंट लेंगे अगर आप, तो इससे इस जंग में आपका और हमारे ट्रूप्स का मोरल हाई होगा। और जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं इस वक्त हमारे आराम के लिए, जो हम इस जगह बैठे हुए हैं, तो उनका मोरल जो डाउन है वो अप करने के लिए उन्हें भी पता हो कि हमारा जो ऊपर अफसर बैठा है वो हमारा ख्याल करता है, वो हमारे साथ ज़िंदगी मौत में हमारे साथ है। ये नहीं है कि उसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स गई और 5-6 लोग जो टॉप पे बैठे हुए हैं उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया, कोई उसकी हिफाजत का बंदोबस्त नहीं किया। ट्रेन उस दिन कैंसिल की जा सकती थी, की जानी चाहिए थी, इसके बारे में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये बात कही गई थी। तो ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया, उसमें इस तरह बिठा के बगैर किसी हथियार के, बगैर कवर के, एक कोबरा हेलीकॉप्टर ऊपर अगर उसको एरियल कवर दे रहा होता एक, तो वो भी बहुत होता। आपको पता है इस चीज़ का, उनको भी पता है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 6 लोगों की। तो ये इतनी बड़ी कोताही और गफलत, इसको ऐसे मत जाने दीजिएगा। और फिर देखें उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ, और फिर DGISPR साहब ने ये बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहाँ पहुँच के उनकी, उससे पहले ही बल्कि उनकी कॉल्स मॉनिटर की, रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो वहाँ पे सिस्टम था ना उनके पास कि वहाँ मोबाइल फ़ोन की सिग्नल्स नहीं है, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए वो जो कांटेक्ट में थे अफ़गानिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्दों के सरगना से, वो उन्होंने रिकॉर्ड की और उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन ली, इकट्ठी की और वो प्रोवाइड की जो ग्राउंड ट्रूप्स वहाँ पे जिन्होंने ऑपरेशन किया। और फिर वहाँ पे जैमर्स जाके लगाए गए जिन्होंने उनकी कम्युनिकेशन को जैम किया। जब कम्युनिकेशन की कट ऑफ हुए हैं अपने बैकर्स से, अपने हेड से, तो फिर उनके खिलाफ जो SSG कमांडोज ने ऑपरेशन किया है, और आप उसको चीफ साहब आप उसको मॉनिटर कर रहे थे, तो आपको मॉनिटर करना पड़ा। सिर्फ 40-50 दहशतगर्दों का एक टोला, उससे जंग में आपको मॉनिटर करना पड़ा। आप एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री के आर्मी चीफ हैं, वहाँ आपके जो ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड, आपको ज़ाहिर है खुद महसूस हुआ कि वहाँ पे कुछ गफलत हुई है, तो आपने खुद इंटरवीन किया, बहुत अच्छा किया। होना चाहिए, साथ खड़े होना चाहिए कमांडर को अपने ट्रूप्स के साथ, और वो मैसेज गया भी है। लेकिन ये एक सिमरिंग फैक्ट ऐसा है जो सबके दिलों में है, जो सबके दिनों में क्वेश्चन मार्क है, दिमाग पे, दिल पे, और लोग ये पूछ रहे हैं। मैंने बहुत खुलूस के साथ और दर्द दिल के साथ ये आपसे बात की है, कोई प्रोपेगेंडा के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं की, सिर्फ खुलूस है इसमें। और खुलूस इसलिए है कि इतने लोग जाने कुर्बान कर रहे हैं हमारे आराम के लिए। तो हमें इस वक्त हालत जंग में अपने इख्तलाफात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी सियासत में मुदाखलत पे रहेंगे, लेकिन जंग में, हालत जंग में जो सही बात है, जो सच्ची बात है, शायद सब लोग ना कर सकें, करना चाहते भी हों तो नहीं कर पाते। मैंने ये की है और इसके पीछे सिर्फ खुलूस है, और आपसे उम्मीद है कि आप इस पे एक सच्चे कमांडर की तरह से एक्शन लेंगे, और लेना चाहिए। यही मुल्क और कौम के मफाद में है, और इनफरादी लोग कौम से, ये मुल्क से बड़े नहीं होते, चाहे कोई भी हो। तो और ख़ास तौर पे हालत जंग में आप ऐसी कोताही, ऐसी गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते जब दुश्मन हमारा, जिसकी ना कोई अखलाकियात है, ना कोई मज़हब है, ना कोई वो किसी कानून और कायदे का पाबंद है, उसके साथ जब आप लड़ रहे हों इस तरह मुश्किल हालात में, तो फिर कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, बहुत अच्छा ये ऑपरेशन था। ये कहना चाहिए कि इस गफलत के बावजूद और कोताही के बावजूद कि एक ट्रेन में
जिसका कोई कवर नहीं जिसको प्रोवाइड किया गया सिक्योरिटी का, उसमें इतने सारे फौजीज और उनकी फैमिलीज और सिविलियंस बैठ के वो एक आपने मौत के मुंह में धकेल दिया गया उसको। इसके बावजूद जो ऑपरेशन हुआ है रिकवरी का और उन अगवाकारों से हाईजैकर से उस ट्रेन को बाजियाब करने का और लोगों को जो यरगमाल बनाए गए थे और खुदकुश बमबारों को जिस तरह एक ही वक्त में तमाम खुदकुश बमबारों को स्नाइपर्स ने 4, 3, 2, 1 करके एक ही वक्त में फायर करके मारा और उसके बाद जो दूसरे लोगों को मारा गया और सारे यरगमालियों को रिहा करवाया गया जिस बेहतरीन और पेशा वाराना तरीके से। यही पेशा वाराना महारत उस वक्त होनी चाहिए थी जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई। उसके बाद आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो बीच में एक मिसिंग लिंक है इसको ज़रूर एड्रेस करें। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है। उम्मीद है कि इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी और आर्मी चीफ भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। मुलाकात होगी आपसे मज़ीद इसी तरह के इश्यूज़ पे कि क्या क्या इस मुल्क में हो रहा है और कौन कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है, अगले पॉडकास्ट में।